पर नेटिव क्वेरीज भी होती हैं। नेटिव क्वेरीज जो है, नेटिव से मतलब क्या होता है, नेटिव का मतलब होता है जो अपनी ओरिजिनल फॉर्मेट होती है क्वेरी की, जैसे आप लोग उसको एसक्यूएल में लिखते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि यार मुझे ये नेम्ड क्वेरी यूज नहीं करनी, मुझे तो अपनी वही पुरानी वाली क्वेरी का सिस्टम अच्छा लगता था जिसके अंदर हम नॉर्मल क्वेरी लिखते थे और हमारा काम हो जाता था। मतलब आपको अगर लेट सपोज ज्वाइन की कोई क्वेरी आ गई या फिर कोई पर्टिकुलर दूसरी टाइप की क्वेरी आ गई, वो चलानी है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, नेटिव क्वेरीज का यूज कर सकते हो। नेटिव क्वेरीज के लिए आपको स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है, जैसे अभी हमने इसका देखा था, ऐसे ही हम नेटिव क्वेरीज का भी देखते हैं। तो अगर लेटिए आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, नेटिव क्वेरीज का यूज करना है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नेटिव क्वेरी का यूज करना है तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा वो देखेंगे। ठीक है, सो नेटिव क्वेरी कैसे काम करती है, बेसिकली इट इज सिमिलर टू नेम्ड क्वेरी, but you can define the query in its native format. Like you define it in SQL. सो आपको इसका यूज करने के लिए बस एक सिंपल सा काम करना होगा। ठीक है, तो वो काम क्या करना है उसको देख लो। तो you need to set native query equals to true in @query statement. ओके, तो इस तरीके से अगर आप लोग काम करते हैं तो आपका काम जो है वो ज्यादा बेटर हो जाएगा और आप इसको बहुत अच्छे से यूज भी कर पाओगे। तो आप लोगों को अगर इसको यूज करना है तो एक बार बस सेटअप देख लीजिए इसका भी। तो सबसे पहले तो अगर आप नेटिव क्वेरी का यूज करना चाहते हो अपने प्रोग्राम्स के अंदर, तो एक और चीज जो ध्यान में रखनी है, अभी हमने जो थोड़ी देर पहले काम किया था जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, हम एंटिटी क्लास में जाकर इसके अंदर यूज कर रहे थे। ठीक है, नेटिव क्वेरी को डायरेक्टली आप कहाँ यूज कर सकते हो, आप इसको रिपॉजिटरी क्लास में यूज कर सकते हो, रिपॉजिटरी में यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है ये देखिए, नेटिव क्वेरी कैन बी सेट इन द रिपॉजिटरी क्लास, या सॉरी माय मिस्टेक, रिपॉजिटरी इंटरफेस above the method where it should be applied। तो आप इसको कहाँ यूज करोगे, आप इसको यूज करोगे जहां पर भी आपका मेथड है वहीं पर इसको अप्लाई करोगे, ताकि ये आपके प्रोग्राम में वर्क कर सके। गाइस 1 सेकंड दीजिएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों को नेटिव क्वेरी का यूज करना है ना, तो नेटिव क्वेरी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसको डायरेक्टली रिपॉजिटरी में डाल सकते हो, इंटरफेस में डाल सकते हो। मतलब ये कह लो जिस भी मेथड में इसका यूज करना है उसी मेथड में इसको यूज करो डायरेक्टली। ठीक है, और इससे आपका जो काम है वो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आपको इसको डिफाइन कैसे करना है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कभी भी आप इस तरह की नेटिव क्वेरी को प्रोग्राम में लगाते हो तो आपको कहाँ पे इसको कैसे लगाना है। तो सबसे पहली चीज देखनी है कि आपकी जो रिपॉजिटरी क्लास है या फिर बेसिकली रिपॉजिटरी वाला इंटरफेस है। ठीक है, उस रिपॉजिटरी इंटरफेस के अंदर आप इसको यूज करोगे। जैसे अभी हम ऊपर एग्जांपल ले रहे थे एम्प्लॉय क्लास, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए एक एम्प्लॉय रिपोजिटरी क्रिएट कर रखी है। तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है इंटरफेस एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ठीक है, और इसको आपने एक्सटेंड करवाया हुआ है। देखो इसमें ना वैसे हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा नया भी आ जाएगा।
और जेपीए का ही एक चाइल्ड इंटरफेस होता है जिसको हम बोलते हैं CRUD रिपोजिटरी। तो आप इसकी जगह जेपीए भी लगा सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो, नहीं तो आप इसको CRUD भी लगा सकते हो। ठीक है, तो दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़े बहुत मेथड्स का फर्क आता है, किसी में थोड़ा मतलब जेपीए में कम है, इसमें थोड़े से ज्यादा है, बस इतना डिफरेंस आ जाता है। दैट्स इट। तो यहाँ पे जो आपका इंटरफेस क्रिएट हो रहा है ना, इसी इंटरफेस के अंदर आप लोग क्या करते हो, जैसे आप मेथड बनाते हो, मैं इसको दो तरीके से आपको बता रही हूँ। तो मान लो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपको नामों की लिस्ट चाहिए एम्प्लॉयज के, लेकिन सारे के सारे नाम सॉर्टेड भी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए अपनी क्वेरी सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक, ठीक है, और यहाँ पे आया लिस्ट एम्प्लॉय। मेथड का नाम आप अपने आप से रख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा फाइंड ऑल सॉर्टेड बाय नेम। तो मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग करी है बाय नेम की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मेथड है वो इस तरह से बन गया कि मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, लेकिन उन सबको बाय नेम सॉर्ट करके चाहिए। तो ऐसे आप मेथड बनाओगे। इसके ऊपर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप दोनों तरीके से यूज करेंगे, नेम्ड वाला भी, और आप इसको नॉर्मल क्वेरी की तरह भी यूज कर सकते हो, दोनों केसेस में आता है, दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ऊपर आपको क्या करना होगा, इस मेथड के जस्ट ऊपर @क्वेरी लगाना है, और क्वेरी लगाकर यहाँ पर आप लोग क्या बनाओगे, इसके ब्रैकेट्स में वैल्यू डिफाइन करोगे। ठीक है, और जब आप लोग इसके ऊपर वैल्यू डिफाइन करोगे, तो यहाँ पे आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट, ये मैं नेम्ड वाला एग्जांपल दे रही हूँ, सिलेक्ट ई फ्रॉम एम्प्लॉय ई वेयर, या फिर वेयर नहीं लगाना है हमने, ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय में हमने क्या लगा दिया, नेम, कि भाई ऑर्डर बाय नेम कर देना और सारे रिकॉर्ड्स दे दो जितने भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स हैं। तो इस तरह से हमारी जो क्वेरी है वो सेट हो चुकी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्वेरी आ गई यहाँ पर, और हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज कर लेंगे। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि मान लो मैंने एक और मेथड बनाया, पब्लिक लिस्ट एम्प्लॉय, और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, देखो, अगर मान लो मुझे यहाँ पे लिखना था फाइंड ऑल सॉर्टेड बाय सिटी, लेकिन मैं यहाँ पे नेटिव का यूज करना चाहती हूँ। ठीक है, तो नेटिव को अगर मुझे प्रॉपर तरीके से यूज करना है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, @क्वेरी तो लगाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कैसे लेंगे वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सिटी। मतलब बिल्कुल वैसे ही क्वेरी बनाई है जैसे कि आपके कहाँ पे आती है, एसक्यूएल में आती है। तो मैंने इसमें बिल्कुल वैसा ही क्वेरी बनाई, ऑर्डर बाय वगैरह लगा दिया, एंड आफ्टर दैट ना बस आपको एक काम और करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा नेटिव क्वेरी इक्वल्स टू ट्रू। तो ये आपको जस्ट मेथड से पहले बनाना है, ताकि आपका जो काम है वो इजीली हो पाए। और अगर अब आप इस प्रोग्राम को अपने मतलब ये कह लीजिए दूसरी क्लास से कॉल करते हो, जैसे ये तो एक इंटरफेस है, तो आपको बस क्या करना होगा, सर्विस क्लास में जाकर इस मेथड को यूज करना होगा, और ये आपके अकॉर्डिंगली वैल्यू रिटर्न करा देगा। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फाइंड बाय मतलब करते हैं ऑप्शन का यूज, तो ये आपको क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स गेट करके देगा और उसको सॉर्ट करके भी देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट्स को गेट करा सकते हो। तो आप लोग इससे, आपके लिए काम ये है, क्योंकि अभी तक जितना मैंने करवाया है उसमें आपको इतना आइडिया तो हो गया है कि अगर ये मेथड इंटरफेस में आ रहा है तो इसको आपको डाउ क्लास में लगाना है, डाउ क्लास में जाकर इसमें से रिकॉर्ड्स को गेट करना है, फिर कंट्रोलर में जाना है और कंट्रोलर में जाके मेथड को कॉल करना है। तो कंट्रोलर का ऑप्शन चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही आएगा जैसे यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप फर्दर खुद से करके देखोगे जो यूजर वाली क्लास है उसके ऊपर। तो ये एक काम दे रही हूँ आपको करने के लिए। तो नेटिव क्वेरी क्लियर है, यहाँ पर कैसे यूज कर रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? एनीवन?
अगर किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो। ओके, ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, अगर किसी को डाउट नहीं है तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं स्प्रिंग के अंदर। आप लोगों को मैंने जीपीए वगैरह बता दिया था कि कैसे यूज होता है। आप लोग आई थिंक इसको आप अपने प्रोग्राम्स में अप्लाई भी कर पाओगे। तो अभी हम यहाँ पर अपने स्प्रिंग के टॉपिक्स के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन इसमें से जो टॉपिक्स हैं मैं उनको बूट के थ्रू ही कराऊंगी, ताकि आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। 1 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना होगा, आप लोगों को अगर इसको यूज करना है तो मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ ना, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि हमें प्रोसेसेस को हैंडल कैसे करना है। तो इसके लिए कुछ नोट्स मैं निकाल रही हूँ, दैट वुड नीड टू वी सी फर्स्ट। तो हमें यहाँ पे लेना है स्प्रिंग एओपी का टॉपिक। स्प्रिंग एओपी काम कैसे करता है, स्प्रिंग में भी काम करता है और स्प्रिंग बूट में भी काम करता है। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल्स इकट्ठे बताऊंगी, स्प्रिंग का भी बताऊंगी और स्प्रिंग बूट का भी बताऊंगी, कि दोनों में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हमें एओपी को समझना होगा कि एओपी है क्या और क्यों यूज किया जाता है। देखो, अगर आप लोग स्प्रिंग एओपी की बात कर रहे हो, एओपी का मतलब होता है एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि अगर आपको अपने किसी भी मतलब टास्क को परफॉर्म करवाना है, बट आप उसमें कुछ एडिड फंक्शनैलिटीज लगाना चाहते हो अपनी मर्जी से, कभी मतलब जरूरत पड़ी तो लगा दिया, कभी जरूरत नहीं पड़ी तो हटा भी दिया। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम एओपी का यूज करते हैं। एओपी क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट्स करता है ओप्स के टॉपिक को। बेसिकली ये हमारे को मॉड्युलैरिटी प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से, मॉड्युलैरिटी मतलब आपके मेथड्स, जहां पर भी मेथड्स वाली अप्रोच यूज होती है ना, उसको मॉड्यूलर अप्रोच बोलते हैं। तो अगर मान लो आप यहाँ पर मॉड्युलैरिटी का यूज कर रहे हो, तो एओपी हेल्प करेगा उन मेथड्स को क्या करने में, कंसर्न्स के साथ में जोड़ने के लिए। जैसे कि अभी हम इसमें देखेंगे, एओपी क्या करता है, एओपी ब्रेक्स द प्रोग्राम लॉजिक इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। मतलब ये आपके लॉजिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये जो बेसिकली आपके प्रोग्राम्स को, मतलब जो आपके फंक्शंस होते हैं उनकी यूसेज को, उसकी वर्किंग को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। इसलिए हम बोलते हैं टू इट इज यूज टू इंक्रीज मॉड्युलैरिटी बाय क्रॉस कटिंग कंसर्न्स। कंसर्न का मतलब भी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मीनिंग है। नॉर्मली हम जो इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं वो ये वाला नहीं है, कंसर्न वाला, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्रॉस कटिंग कंसर्न क्या होता है, क्रॉस कटिंग कंसर्न इज अ कंसर्न दैट कैन अफेक्ट द whole application and should be centralized in one location in code as possible, such as transaction management, authentication, logging, security, etc. बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे एप्लीकेशन को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। बेसिकली सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में हम सारे मेथड्स को एक साथ भी एक्सेस करवा सकते हैं, और उन सारे मेथड्स को एक्सेस करते वक्त हम उनके ऊपर क्या लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कोई वर्किंग लगा सकते हैं, या फिर हेलो बाय कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब कुछ भी काम हम इसके ऊपर करवाना चाहते हैं, तो उसको हम किसकी हेल्प से करेंगे, एओपी की हेल्प से करेंगे। अब इसके मॉडल को समझना है तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो मान लो आपके पास ना एक क्लास है, क्लास ए। क्लास ए के अंदर आपने बहुत सारे मेथड्स डिफाइन किए हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास जो क्लास है ए वाली, इस क्लास के अंदर मेरे पास M1 से लेकर M5 तक मेथड्स हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, इन मेथड्स को ना मैं जरा अलग से हाईलाइट कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये थोड़े अलग से दिखेंगे। ठीक है, तो ये M1 से M5 वाले मेथड हो गए, फिर ये N1 और N2 दो मेथड्स है मेरे पास। इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देती हूँ।
ठीक है, ताकि ये अलग से दिखे मेरे को, ताकि एक ही ऐसी कैटेगरी के अलग अलग मेथड्स हमें शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे P1 से लेकर P3 वाले मेथड्स हैं। तो ये तीन तरह के मेथड्स हैं, एक M से स्टार्ट हो रहे हैं, एक N से स्टार्ट हो रहे हैं, और एक P से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मान लो मुझे M से स्टार्ट होने वाले सारे मेथड्स से पहले एक फंक्शनलिटी लगानी है, मतलब हो सकता है मैंने जब असाइनमेंट प्रोजेक्ट बनाया था तब उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आज मुझे एक जरूरत महसूस हो रही है कि यार क्या है कि जितने भी मेथड्स एम से स्टार्ट होने वाले हैं ना, मेरे ये एक पर्टिकुलर टास्क कराते हैं, और मैं चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर टास्क से पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन लगाना चाहती हूँ। अब भैया मुझे अगर एक्स्ट्रा फंक्शन लगाना है तो दो ही तरीके हैं, या तो मैं हर फंक्शन के अंदर जाऊं और उसके फंक्शनलिटी को चेंज करूं, ओके, या फिर मैं एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड अप्रोच यूज कर लूं जो कि ऑटोमेटिकली इन मेथड्स के ऊपर अप्लाई हो जाए और मेरा काम इजी वे में हो जाए। क्योंकि भाई कल को अगर मुझे वो फंक्शनलिटी चेंज करनी है या हटानी है तो मुझे हर मेथड को मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा ना। मैं क्या करूंगी, जो भी सेंट्रल अप्रोच मैंने यूज की है आई विल जस्ट मॉडिफाई दैट अप्रोच, और मेरा जो टास्क है वो इजीली हो जाएगा। तो ऐसे ही ना हम क्या कर सकते हैं, एओपी का हेल्प ले सकते हैं। एओपी हमें इस काम को करने में हेल्प करेगी कि वो हमें वो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच दे देगी जिसकी हेल्प से हम बिना इन मेथड्स को मॉडिफाई किए इनके साथ में अपनी वो एक्स्ट्रा वाली अप्रोच को एड ऑन कर सकते हैं। तो इसमें फायदा ये होता है कि मेथड कॉल करने से पहले भी और मेथड करने के बाद भी, इवन एक्सेप्शन आने के बाद भी, मतलब हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं जिसकी हेल्प से हम मेथड्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इनके साथ में एक्स्ट्रा एडेड फंक्शनलिटी को लगा सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं बिना एक्चुअल मेथड को मॉडिफाई किए। तो यहाँ पे अगर हम एओपी को लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे वो यहाँ पर हम समझते हैं। अब इतना तो क्लियर हो गया सबको कि एओपी क्यों यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। ओके, चलिए तो एक बार ना यहाँ पे इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसके बेस पे पूरा का पूरा ना एओपी टिका हुआ है और इन्हीं की हेल्प से हम एओपी को अप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे जैसे कि जॉइन पॉइंट, एडवाइस, पॉइंट कट, इंट्रोडक्शन, टारगेट ऑब्जेक्ट, एस्पेक्ट, इंटरसेप्टर, एओपी, प्रॉक्सी एंड वीविंग। हमें इन सारी अप्रोचेस को ना एक बार समझना है और समझ के एक एक करके अपने प्रोग्राम में देखना है कि कहाँ पे किसका यूज कैसे आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि इनका यूसेज क्या है, क्या वर्किंग है। ठीक है, और इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा गैस। तो देखो जॉइन पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन आ जाता है, जॉइन पॉइंट का यूज क्या होता है। देखो जॉइन पॉइंट इज एनी पॉइंट इन योर प्रोग्राम सच एज मेथड एग्जीक्यूशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फील्ड एक्सेस एक्सेट्रा। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप लोग क्या करना चाहते हो, आप एक एडवाइस को लगाना चाहते हो, यहाँ पे आप एक कंसर्न को लगाना चाहते हो ताकि आप एओपी का यूज कर सको। तो कोई भी ऐसा पॉइंट आपके प्रोग्राम के अंदर जहां पे आप मेथड एग्जीक्यूट कर रहे हो, एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हो, फील्ड एक्सेस कर रहे हो, इनमें से कोई भी आपका जॉइन पॉइंट हो सकता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आती है एडवाइस की। एडवाइस कैसे काम करती है, एडवाइस काम करती है, ये बेसिकली एक एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जो भी एक्शन आप लेना चाहते हैं अपॉन एनीथिंग। ठीक है, अपॉन अ जॉइन पॉइंट, जैसे कि अभी हमने जॉइन पॉइंट के बारे में समझा कि जब एक एक्सेप्शन हैंडल होती है या मेथड एग्जीक्यूट होता है या फील्ड एक्सेस होती है तो उस केस को हम जॉइन पॉइंट कहते हैं। तो उस जॉइन पॉइंट के टाइम पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एडवाइस को एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि बिफोर एडवाइस क्या करती है, ये जॉइन पॉइंट से पहले आती है, मतलब फील्ड एक्सेस करने से पहले, एक्सेप्शन आने से पहले या मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले। ऐसे ही आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस क्या होती है, इट एग्जीक्यूट्स आफ्टर अ जॉइन पॉइंट कंप्लीट्स नॉर्मली। मतलब जब एक मेथड अपना काम पूरा कर लेता है, या एक हम फील्ड एक्सेस कर रहे थे वो हो चुकी है, या एक एक्सेप्शन आनी थी वो आ चुकी है, मतलब जब वो काम हो चुका है, वो जॉइन पॉइंट अपना काम खत्म कर चुका है, तो उस दौरान पे आपको यहाँ पे अगर कुछ काम करवाना है तो आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस पे लगाओगे। फिर आता है आफ्टर थ्रोइंग एडवाइस। आफ्टर थ्रोइंग एडवाइस कब एग्जीक्यूट होता है, जब कोई एक्सेप्शन थ्रो होती है। ठीक है, तो उस वक्त पे आप क्या कर सकते हैं, इसे लगा सकते हैं। आफ्टर फाइनली एडवाइस भी आता है,
ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, अगर मान लो आपका सारा काम हो गया, आपने फाइनली ब्लॉक लगा रखा है, जैसे ही फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होके खत्म होगा उस वक्त पे क्या होगा, ये वाला एडवाइस काम कर सकता है। अराउंड एडवाइस भी आता है, ये दोनों के लिए होता है। मतलब जो भी जॉइन पॉइंट आपने सोचा, जैसे कि आप मेथड एक्सेस कर रहे थे, एक्सेप्शन एक्सेस कर रहे थे, या फिर आपकी कोई फील्ड एक्सेस हो रही थी, कुछ भी काम हो रहा था जो हमारा जॉइन पॉइंट बन गया, तो उस जॉइन पॉइंट से पहले और बाद में दोनों तरफ हमें ऑप्शंस लगानी है, तो वो हम अराउंड एडवाइस की हेल्प से लगा सकते हैं। तो एडवाइस और कुछ नहीं है, बेसिकली वो टास्क है जो हम कराना चाहते हैं पहले या बाद में, या फिर एक्सेप्शन आने पर, या एक्सेप्शन थ्रो होने पर, या एडवाइस के फाइनली पे जाने पर। ठीक है, तो एडवाइस हमारे को बताती है कि काम क्या करना है। इसके बाद अगली ऑप्शन आती है पॉइंट कट। पॉइंट कट एक तरह की ना एक्सप्रेशन लैंग्वेज है। ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज हेल्प करती है हमें ये देखने में, या ये कह लो कि जैसे हम फिल्टर्स लगाते हैं ना मैथड्स के ऊपर, कि भाई एम से शुरू होने वाले मैथड्स चाहिए, या फिर हमें इस क्लास के सारे पब्लिक मैथड्स चाहिए, या फिर मुझे वो वाले सारे मैथड चाहिए जो इन टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब एक्सप्रेशन टाइप लगा देना। तो वो चीज हमारी हो जाती है पॉइंट कट के अंदर। फिर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बताता है कि भाई एडिशनल मेथड कौन सा है, या फिर एडिशनल फील्ड कौन सी है जो कि हमें यूज करनी है। सो इट अलाउज यू टू इंट्रोड्यूस न्यू इंटरफेस टू एनी एडवाइस्ड ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एडवाइस लगा रही हूँ, तो कौन सा नया इंटरफेस यूज करवाना है उसको इंट्रोड्यूस हम इसी की हेल्प से कराएंगे। फिर आता है टारगेट ऑब्जेक्ट। टारगेट ऑब्जेक्ट क्या होता है? टारगेट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक्सेस करवा रहे हैं, या फिर जिस क्लास के मेथड को हम एक्सेस करवा रहे हैं, इंटरफेस को एक्सेस करवा रहे हैं, वो हमारा होता है टारगेट ऑब्जेक्ट। तो टारगेट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इससे एस्पेक्ट। आ जाता है अगला ऑप्शन। एस्पेक्ट क्या होता है? बेसिकली ये क्लास है जिसके अंदर हम एडवाइसेस को, जॉइन पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे। जैसे अभी आपने देखा था ना, रिपोजिटरी के लिए अलग से एक इंटरफेस वाला ऑप्शन बन रहा था, ऐसे ही सर्विस की अपनी क्लास बन रही थी, कंट्रोलर की अपनी क्लास बन रही थी, ऐसे ही एस्पेक्ट की अपनी क्लास बनती है। तो ये क्या है? एक क्लास है जिसके अंदर हम एडवाइसेस को, जॉइन पॉइंट्स को, इन सबको डिफाइन करेंगे, इसकी क्लास अलग ही बनेगी। तो उस क्लास को हम क्या बोलेंगे? एस्पेक्ट। फिर आता है इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर का काम क्या होता है? इट इज एन एस्पेक्ट दैट कंटेन्स ओनली वन एडवाइस। मतलब ये भी एक तरह की क्लास ही होती है, लेकिन इस क्लास के अंदर हम सिर्फ एक ही एडवाइस को डिफाइन करेंगे, एक से ज्यादा नहीं देंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्टर। फिर आता है एओपी प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी का काम क्या होता है? इट इज यूज टू इम्प्लीमेंट एस्पेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएटेड बाय एओपी फ्रेमवर्क। इट विल बी ए जेडीके डायनेमिक प्रॉक्सी और सीजी लिब प्रॉक्सी इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। बेसिकली ये रूल्स रेगुलेशंस डिफाइन करने के लिए बनाया जाता है। ये इनबिल्ट होता है, इसको बस हमें अपने प्रोग्राम में अप्लाई करना होता है। फिर आ जाता है अगला ऑप्शन वीविंग का। वीविंग का जो प्रोसेस है, बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, जितनी भी एडवाइसेस हैं, इन सबको एक साथ में लिंक करने का काम करेगा। तो लिंकिंग का काम जो होगा वो वीविंग होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वीविंग कहते हैं। सो वीविंग कैन बी डन, इस लाइन पे देखते हैं, वीविंग कैन बी डन एट कंपाइल टाइम, लोड टाइम और रन टाइम ऑल्सो। तो कभी भी आप इसको लगा सकते हो। तो स्प्रिंग यूओपी परफॉर्म्स वीविंग एट रन टाइम। तो इतना समझ में आया? ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको और अच्छे से समझने के लिए ना हमें इसका एग्जाम्पल एक बार देखना पड़ेगा कि इसको हमें यूज कैसे करना है अपने प्रोग्राम्स में। अब देखो, एओपी अगर यूज करनी है ना, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप इसको एनोटेशन से भी यूज कर सकते हो और एक्सएमएल से भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपको इसको अपने प्रोग्राम्स में लगाना है, तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसे करके भी देखते हैं। तो मैं एक स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बनाऊंगी अलग से, उसमें इसको यूज करके दिखाती हूँ, और फिर हम इसको एक बार स्प्रिंग बूट में भी देखेंगे कि कैसे लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं किसमें? स्प्रिंग की क्लास में। तो हम एक क्लास बनाते हैं स्प्रिंग की अलग से, और उसी के अंदर हम अपना पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। इस वाले को अभी क्लोज कर देते हैं। तो मैं स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट नहीं बना रही, मैं स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बना रही हूँ इसमें। तो अभी हम इसको कैसे ले लेते हैं? मेविन का ही प्रोजेक्ट लेते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं।
यहाँ पे हम लेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को ना मैं कोर टाइप पे ही बना रही हूँ, तो इसको हम यहाँ पे वेब में नहीं लेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं org.apache.maven.archetypes। चलो जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स, इसमें आपके पास लिस्ट आ जाएगी। ओके, तो इसमें से आप लोग क्या करोगे, इसमें आप लोगे क्विक स्टार्ट का प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। स्प्रिंग डेमो ले रखा है, इसके अंदर हम ले लेते हैं स्प्रिंग एओपी डेमो। और यहाँ पे ले लेते हैं com.files। फिनिश कर देते हैं इसे। It is taking longer. Okay. तो यहाँ पे अभी हम प्रोजेक्ट बना रहे थे स्प्रिंग एओपी का, तो लेट्स सी हमारा प्रोजेक्ट तो आ गया था बनके। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें स्प्रिंग एओपी के लिए वर्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है यहाँ पर हमें करनी है, उसके लिए एसआरसी में इन जावा में आ जाते हैं, com.files में कंट्रोल एन करते हैं और यहाँ पे हम एक क्लास ले लेते हैं। अब जो ये क्लास बना रहे हैं इसका नाम हम रख देते हैं, क्लास का नाम रख देते हैं एओपी, या फिर मान लो हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया मेथड्स डेमो। तो ये क्लास बन गई हमारी मेथड्स डेमो। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप लोग अपने मेथड्स बना दीजिए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड एड वैल्यूज, कोई भी एक मेथड बना देते हैं जिसमें आप अपना टास्क करवा रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने सिंपली एक मेथड बना रखा है और इस मेथड में हम दो वैल्यूज ले लेते हैं। ओके, और इसके अंदर हम बस काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आकर हम सस आउट ले लेते हैं और यहाँ पे हम इनका एडिशन प्रिंट करा देते हैं। ऐसे ही मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया, ऐड नंबर्स लिया, जिसके अंदर हम दो नंबर्स को प्लस करा रहे हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा था ऐड, इसको हम कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आया ऐड टू वैल्यूज। ऐसे ही यहाँ पर ऐड 3 वैल्यूज ले लेते हैं। और यहाँ पे फिर से हम एडिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पर ये दो मेथड्स बनाए हैं और मैं यहाँ पे एक मेथड और बना देती हूँ, पब्लिक वॉइड मल्टीप्लाई वैल्यूज। और यहाँ पे हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम ए मल्टीप्लाई भी कर देते हैं।
ठीक है, तो सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हमने मतलब दो वैल्यूज का, तीन वैल्यूज का और एक मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बना के छोड़ा। अब इसके अंदर हमारे मेथड्स तो डिफाइन हो चुके हैं जो कि हमें यूज करने होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, कॉम डॉट फाइल्स में ही एक और क्लास बनाओगे जिसमें हम अपनी एडवाइस को डिफाइन करेंगे।